मैं अपने कांपते हाथों में पकड़े अस्पताल के बिल को घूर रहा था। मेरी कैब की फ्लोरेसेंट लाइट उन अंकों को और भी साफ, लगभग चुभने जैसा बना रही थी। $85,000। वो कागज अजीब तरह से भारी लग रहा था, जैसे सस्ते प्रिंटर पेपर का नहीं बल्कि शीशे का बना हो। बाहर ऐशविल की शाम की बारिश मेरी विंडशील्ड पर बेचैन सी ताल बजा रही थी। हर गिरती बूंद एमिली की जिंदगी से एक और सेकंड कम कर रही थी। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एमिली की आवाज कैब में गूंज गई, जो पहले से कहीं ज्यादा कमजोर थी। जेक, अगर हमने सोमवार तक पैसे नहीं दिए तो वो मेरी कीमो रोक देंगे। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे सामने उसका अस्पताल के तकिए पर पड़ा हुआ पीला चेहरा उभर आया और सफेद चादरों पर खून के छोटे छोटे धब्बे दिखने लगे। मेरी छोटी बहन, सिर्फ 26 साल की, मेरी आंखों के सामने सूखती जा रही थी और मैं एक लाचार बच्चे की तरह बस देख रहा था। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, मैं वादा करता हूं। यह झूठ मेरे मुंह में कड़वा लग रहा था। 3 महीने से मोर्टगेज की किश्त नहीं गई थी, ट्रक की पेमेंट भी लेट थी और कई हफ्तों से कोई ढंग का काम हाथ नहीं लगा था। रिसेशन ने मेरे जैसे इंडिपेंडेंट ट्रक ड्राइवर्स की कमर तोड़ दी थी। अब हमें वही छोटे मोटे काम मिलते थे जिन्हें बड़ी कंपनियां करने लायक भी नहीं समझती थीं। और इसी वजह से उस रात 8:47 पर मैं विक्टर क्रेन के ऑफिस के बाहर खड़ा था, जिसके बाहर लिखा था क्रेन लॉजिस्टिक्स। और मैं उस काम के बारे में सोच रहा था जिसे कोई भी इज्जतदार ड्राइवर छूना भी नहीं चाहेगा। विक्टर की बदनामी दूर दूर तक फैली हुई थी, ऐसी बदनामी जिसके बारे में ट्रक स्टॉप्स पर खड़े लोग ठंडी कॉफी की चुस्कियों के बीच धीमी आवाज में बातें करते थे। ऐसे माल जो रिकॉर्ड से ही गायब हो जाते थे और ऐसे ड्राइवर जो अगर लौटते भी थे तो पहले जैसे नहीं रहते थे। लेकिन वो कैश में पैसे देता था और बहुत अच्छे पैसे देता था। मैंने बिल को मोड़ा और अपनी जैकेट की जेब में रख लिया, बिल्कुल अपने दिल के पास। कुछ फैसले असल में फैसले होते ही नहीं। ऑफिस में सिगरेट की तेज बदबू थी और उसके साथ कुछ और भी था, एक हल्की सी धातु जैसी गंध जिसने मुझे अस्पताल की याद दिला दी। दीवारों से उखड़ा हुआ वॉलपेपर ऐसे मुड़ा हुआ था जैसे सूखे पत्ते हों। नीचे पानी के दाग थे जिनका आकार किसी ऐसे महाद्वीप जैसा लग रहा था जहां मैं शायद कभी नहीं जाऊंगा। टेबल पर रखा एक छोटा सा लैंप रोशनी से ज्यादा परछाइयां बना रहा था और उसके पीछे बैठा था विक्टर क्रेन, जिसका आधा चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। टर्नर, तुम काफी देर से आए हो। उसकी आवाज ऐसी खुरदुरी थी जैसे कंकड़ पर घिसते टायर हों। मैंने देखा कि वो बार बार अपनी शर्ट की आस्तीन नीचे खींच रहा था। कमरा गर्म था, थोड़ा घुटन भरा भी, लेकिन फिर भी उसने लंबी आस्तीन की शर्ट पहन रखी थी और कफ तक बटन बंद थे। ट्रैफिक में फंस गया था, मैंने झूठ बोला और उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मेरे बैठते ही कुर्सी चरमराई जैसे अभी टूट जाएगी। विक्टर मुस्कुराया, लेकिन उसके दांत दिखाई नहीं दिए। सीधी बात करते हैं, तुम्हें पैसे चाहिए और मुझे ऐसा ड्राइवर चाहिए जो सवाल न पूछे। मेरी नजर उसके पीछे वाली दीवार पर चली गई। वहां एक उल्टा क्रॉस टंगा हुआ था जो लगभग अंधेरे में छिपा हुआ था। शायद कोई अजीब सा सजावटी सामान होगा, लेकिन उसे देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। काम क्या है विक्टर? सील किया हुआ ट्रेलर, ऐशविल से नॉक्सविल तक ले जाना है। 1 रात का काम, $10,000 कैश। मेरे मुंह से हल्की सी सीटी निकल गई। यह नॉर्मल रेट से 5 गुना ज्यादा था, क्योंकि यह माल नॉर्मल नहीं है। विक्टर थोड़ा आगे झुका और लाइट में उसके माथे का पसीना चमकने लगा। और मैं ही क्यों? क्योंकि तुम मजबूर हो, और मजबूर आदमी ज्यादा सवाल नहीं करते। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट मेरी तरफ सरका दिया, एक टाइप किया हुआ पन्ना। उसमें 3 नियम लिखे थे और उनके नीचे लाल लाइन खिंची हुई थी। पहला नियम,
कहीं नहीं रुकना, ना लिफ्ट मांगने वालों के लिए, ना ट्रक खराब होने पर, ना पेशाब करने के लिए। दूसरा नियम, खिड़कियां बंद रखना। अगर कोई खटखटाहट भी सुनाई दे तो बाहर मत देखना। तीसरा नियम, अगर इंजन बंद हो जाए तो सुबह होने की दुआ करना। मेरे हाथ उस कागज के ऊपर रुक गए। ट्रेलर में क्या है विक्टर? $10,000 दूंगा, लेकिन उसके अंदर क्या है तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एमिली का चेहरा आ गया, उसके धसे हुए गाल, आंखों के नीचे पड़े नीले काले साए, और उसकी कॉलर बोन जो त्वचा के नीचे ऐसे उभरी हुई थी जैसे तार के हैंगर हों। तो मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। विक्टर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसके दांत बहुत ज्यादा सफेद थे, अजीब तरह से परफेक्ट थे। उसने $100 के नोट गिने एडवांस के तौर पर और मेरी तरफ सरका दिए। बाकी पैसे डिलीवरी के बाद मिलेंगे। ट्रेलर पीछे खड़ा है, चाबी उसके अंदर ही है। जब मैं बाहर निकला तो बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा किसी वजह से भारी लग रही थी। लोडिंग बे में ट्रेलर खड़ा था। उसकी सफेद बॉडी सिक्योरिटी लाइट्स में चमक रही थी। ना कोई कंपनी का लोगो, ना कोई नंबर, बस एक खाली सफेद ट्रेलर, जैसे कोई भूत हो। मैंने आदतन ट्रेलर के चारों तरफ घूमकर टायर और कनेक्शन चेक किए। पीछे के दरवाजों पर लगा सील इंडस्ट्रियल ग्रेड का था और उसमें डिजिटल लॉक लगा था, जिसे मैं चाहकर भी नहीं खोल सकता था। अंदर जो भी था, विक्टर नहीं चाहता था कि मैं उसे देखूं। जैसे ही मैं ट्रेलर को अपने ट्रक से जोड़ रहा था, डंपस्टर के पास अंधेरे से एक परछाई अलग होकर मेरी तरफ बढ़ी। वो एक आदमी था, बहुत दुबला पतला, और उसकी दाढ़ी स्टील वूल जैसी सख्त थी। उसके कपड़े उसके शरीर पर ऐसे लटक रहे थे जैसे वो किसी और के हों, जैसे कपड़ों का असली मालिक उनसे कहीं बड़ा था और उन्हीं कपड़ों में मर गया था। तुम नए ड्राइवर हो? उसकी आवाज हैरान करने वाली थी, जबकि उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो रोज कंकड़ चबाकर बोलता हो। मैंने सर हिलाया, लेकिन अपना काम नहीं रोका। वो मेरे काफी करीब झुक गया, इतना कि मुझे उसकी गंध महसूस हुई। लेकिन वो बदबू नहीं थी, बल्कि मिट्टी जैसी गंध थी, जैसे अभी अभी जमीन खोद कर आया हो। वो ताबूतों में है लड़के, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और उसकी नजर ट्रेलर की तरफ चली गई। तुम उनके बिस्तर ले जा रहे हो, तुम उनकी सोने की जगह को चला रहे हो। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई, जिसका रात की हवा से कोई लेना देना नहीं था। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही विक्टर आ गया और उसने उस आदमी को जोर से धक्का देकर मुझसे दूर कर दिया। पागल बूढ़ा, उसने थूकते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। चलो टर्नर, निकलो यहां से, समय निकल रहा है। वो बेघर आदमी पीछे लड़खड़ाया और हंसने लगा। उसकी हंसी टूटते कांच जैसी लग रही थी। उसे लिलिथ के बारे में बताओ, उसे बताओ ब्लड हॉलो में क्या होता है। विक्टर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा में धंस गईं। पहाड़ों से होकर रूट 66 से जाना, ब्लड होलो हाईवे से। सबसे तेज रास्ता वही है। कहीं मत रुकना और पीछे मुड़कर मत देखना। मैं अपनी कैब में चढ़ गया। जेब में रखा एडवांस मुझे असामान्य रूप से भारी लग रहा था। साइड मिरर से मैंने देखा विक्टर उस बेघर आदमी से बहस कर रहा था। सिक्योरिटी लाइट्स में उनकी परछाइयां साफ दिख रही थी। जैसे ही मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, उस बेघर आदमी ने सीधे मेरी तरफ देखा और अपनी उंगली अपने गले पर फेर दी। ट्रक का कैबिन अंदर से जरूरत से ज्यादा ठंडा लगने लगा। मैंने हीटर तेज कर दिया, लेकिन जो ठंड थी वो कहीं अंदर बस चुकी थी, जहां गर्मी पहुंच ही नहीं सकती थी। जीपीएस ने रास्ता दिखाया, अपलाचियन माउंटेन से होकर रूट 66, उस हिस्से से जिसे स्थानीय लोग ब्लड हॉलो हाईवे कहते थे। अगर ट्रैफिक ना मिले
तो 4 घंटे का सफ़र था। 4 घंटे वो पैसे कमाने के लिए जो शायद एमिली की जान बचा सकते थे। जैसे जैसे ऐशविल की रोशनियां पीछे छूटती गईं, उस बेघर आदमी की बातें मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी। ताबूत, बिस्तर और जिस तरह लिलिथ और ब्लड हॉलो का नाम सुनते ही विक्टर का चेहरा उड़ गया था। मैंने खुद से कहा, यह सब अंधविश्वास है, नए लोगों को डराने के लिए बनाई गई भूतों की कहानियां हैं। लेकिन जैसे जैसे मेरी हेडलाइट्स आगे की गहराती धुंध को चीरती हुई पहले खतरनाक पहाड़ी मोड़ को दिखाने लगी, मैं खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाया, आखिर मैं इस रात में क्या ढोकर ले जा रहा था और किसी को इसे अंधेरे में ले जाने के लिए इतने पैसे क्यों देने पड़ रहे थे। जैसे ही ऐशविल का सिग्नल गायब हुआ, रेडियो में तेज स्टैटिक की खड़खड़ाहट भर गई। उस स्टैटिक के बीच बस एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई आवाज सुनाई दी, बहुत पतली और बहुत दूर से आती हुई। वापस मुड़ जाओ। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया और एक्सीलरेटर दबा दिया। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर एक बार चलना शुरू कर दो तो फिर वो सिर्फ आगे ही जाते हैं, और मैं तो पहले ही वापसी की सीमा से कई मील आगे निकल चुका था। मेरे सामने सड़क ऐसे फैल रही थी जैसे काले रंग का लंबा रिब्बन हो। मेरी हेडलाइट्स मुश्किल से उस धुंध को चीर पा रही थीं जो हर मील के साथ और घनी होती जा रही थी। अपलाचियन पहाड़ों से गुजरने वाली रोड 66 सिर्फ सुनसान नहीं थी, उसे जैसे दुनिया ही भूल चुकी थी। ऐसी जगह जहां से अमेरिका ने मुंह मोड़ लिया था जब कोयले की खदानें बंद हो गईं और नौकरियां गायब हो गईं। मेरे जीपीएस के हिसाब से अगले 40 मील तक कोई शहर नहीं था, बस जंगल था और कभी कभी कोई अकेला घर था जो पहाड़ की ढलान से ऐसे चिपका हुआ था जैसे त्वचा से चिपका कोई कीड़ा हो। मैंने समय देखा, रात के 10:17 हो रहे थे। एक मोड़ लेते ही मुझे लगा कि ट्रेलर हल्का सा डगमगाया है और अंदर से कोई आवाज आई है, जैसे किसी डब्बे में रेत खिसकती है। शायद मैं जो भी ढोकर ले जा रहा था वो पूरी तरह स्थिर नहीं था। सड़क के किनारे लगे मील मारकर एक एक करके पीछे छूटते जा रहे थे। हर मील एक छोटी जीत जैसा लग रहा था। मील नंबर 18, मील नंबर 19, मील नंबर 20, लेकिन मील नंबर 22 पर मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, एक पुराने घिसे हुए बोर्ड के नीचे जिस पर लिखा था नॉक्सविल 100। उसने शादी का गाउन पहन रखा था जो कभी सफ़ेद रहा होगा, लेकिन अब उसके सीने के पास गहरे दाग पड़े हुए थे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा रखा था जैसे किसी से लिफ्ट मांग रही हो। उसकी पीली उंगलियां अंधेरे में फैलकर अजीब सी दिख रही थी। मेरे पैर ने अनजाने में एक्सीलरेटर ढीला कर दिया। पहला नियम था कहीं नहीं रुकना, ना लिफ्ट मांगने वालों के लिए, ना टायर पंचर के लिए और ना ही पेशाब के लिए। मैंने फिर से जोर से एक्सीलरेटर दबा दिया। इंजन गरजा और ट्रक तेजी से आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, मैंने गलती से साइड मिरर में देखा। उस औरत का चेहरा मरोड़ा हुआ था और उसका मुंह असंभव रूप से चौड़ा फैल गया था, जिसमें बहुत ज्यादा और बहुत तेज दांत दिख रहे थे। उसकी आंखों में मेरी टेल लाइट की लाल रोशनी चमकी, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। उसने होठ हिलाए जैसे कुछ कह रही हो। वो कोई विनती नहीं थी, वो एक वादा था। तुम जरूर रुकोगे। मैंने स्टीयरिंग को इतना कसकर पकड़ लिया कि मेरी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। कैब की ठंड के बावजूद मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने खुद से कहा, यह बस रोशनी का धोखा है, थकान मेरे दिमाग के साथ खेल रही है। लेकिन उसके चेहरे की वो तस्वीर मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी। वो भयानक भूखी सी मुस्कान मैं भूल नहीं पा रहा था। जैसे जैसे सड़क पहाड़ों में ऊपर चढ़ती गई, वो और संकरी होती गई। कभी कभी जंग लगी और मुड़ी हुई गार्ड रेल दिख जाती, जो नीचे की गहरी खाई से लगभग कोई सुरक्षा नहीं दे रही थी।
धुन मेरी खिड़कियों से ऐसे टकरा रही थी जैसे कोई जीवित चीज अंदर आने की कोशिश कर रही हो। मैंने हीटर पूरी तरह तेज रखा, गर्मी के लिए नहीं बल्कि उस आवाज के लिए जो सन्नाटे को भर रही थी। अचानक मेरे सीबी रेडियो से स्टैटिक की तेज आवाज आई और मैं चौंक गया। मैंने तो उसे चालू ही नहीं किया था। उस खड़खड़ाहट के बीच एक आवाज आई, दूर और टूटी हुई, जैसे वो सीबी रेडियो की सीमा से कहीं ज्यादा दूर से आ रही हो। वो झूठ बोल रहा है, माल को चेक करो। मैं उसे बंद करने ही वाला था कि तभी दूसरी आवाज आई। इस बार आवाज साफ थी और जानी पहचानी थी। उस पर ध्यान मत दो टर्नर, कुछ बच्चे फ्रीक्वेंसी से छेड़छाड़ कर रहे होंगे। विक्टर। लेकिन उसे कैसे पता कि मेरी रेडियो पर कोई आवाज आ रही थी? तुम इस चैनल पर कैसे हो? मैंने पूछा और मेरी रीढ़ में बेचैनी रेंगने लगी। मैं अपने हर शिपमेंट पर नजर रखता हूं, उसने शांत आवाज में कहा। तुम अच्छी रफ्तार से जा रहे हो, ऐसे ही चलते रहो। ट्रांसमिशन एक क्लिक के साथ खत्म हुआ, जैसे कोई दरवाजा बंद होकर लॉक हो गया हो। मैंने मिरर में पीछे लगे ट्रेलर को देखा। आखिर मैं सच में क्या ले जा रहा था? बेघर आदमी की बातें मेरे दिमाग में गूंज उठी। वो ताबूतों में हैं लड़के, तुम उनके बिस्तर चला रहे हो। मील नंबर 45 मुझे ब्लड हॉलो के बिल्कुल बीच में ले आया। यहां सड़क एक संकरे दर्रे से गुजरती थी। दोनों तरफ चट्टानें ऐसे खड़ी थीं जैसे किसी पत्थर के दैत्य का गला हो। मेरी हेडलाइट्स चट्टानों में मौजूद माइका के टुकड़ों से टकराकर चमक रही थी और ऐसा भ्रम पैदा कर रही थी जैसे अंधेरे से कई आंखें मुझे देख रही हों। अचानक मेरी नजर कुछ हिलती हुई चीज पर पड़ी। मेरी तेज रफ्तार के बावजूद कोई चीज ट्रक के साथ साथ दौड़ रही थी। मैंने पैसेंजर वाली खिड़की से आंखें सिकोड़ कर देखा। वो एक किशोर लड़का था, लेटरमैन जैकेट पहने हुए था। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। वो पूरे जोर से दरवाजा पीट रहा था। उसके होंठ कुछ कह रहे थे, लेकिन शीशे के पार मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मदद करो, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। नियम नंबर 2, खिड़कियां बंद रखना। अगर खटखटाहट सुनो तो बाहर मत देखना। दरवाजे पर थपथपाहट और तेज हो गई। अपनी समझ के खिलाफ मैंने फिर से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें मेरी हेडलाइट्स को ऐसे नहीं लौटा रही थीं जैसे फोटो में रेड आई होता है, बल्कि अंदर से जलते अंगारों जैसी चमक रही थी। मैंने एक्सीलरेटर जोर से दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा और वो लड़का पीछे छूट गया। मिरर में मैंने देखा उसका शरीर छोटा होता गया। फिर वो सड़क के बीच में रुक गया। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, उन चमकती आंखों से मुझे जाते हुए देखता रहा जब तक अंधेरा उसे निकल नहीं गया। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ कांप रहे थे। ये सही नहीं था, इनमें से कुछ भी सही नहीं था। आगे धुंध से एक टूटा फूटा गैस स्टेशन उभर आया। बोर्ड पर आधे अक्षर गायब थे, फिर भी उस पर लिखा पढ़ा जा सकता था, रेड फील्ड स्टॉप। उसके पंप बहुत पुराने थे। डिजिटल स्क्रीन की जगह पुराने घूमने वाले नंबर थे। साथ लगे छोटे स्टोर की खिड़कियों से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। मुझे रुकना था, पेट्रोल के लिए नहीं। मेरे टैंक में 3/4 पेट्रोल था, लेकिन मुझे अपने दिमाग को साफ करना था। यह समझना था कि आखिर मैं देख क्या रहा हूं। मैंने ट्रक अंदर मोड़ा, इंजन बंद किया, लेकिन चाबी इग्निशन में ही छोड़ दी। तीसरा नियम मेरे दिमाग में गूंज उठा, अगर इंजन बंद हो जाए तो बस सुबह होने की दुआ करना। सन्नाटा मेरे कानों पर ऐसे दबाव डाल रहा था जैसे किसी ने रुई ठूस दी हो। न झिंगुरों की आवाज थी, न दूर कहीं ट्रैफिक की आवाज, ना ही हवा की आवाज। बस ठंडे होते इंजन की टिक टिक और मेरी खुद की सांसें सुनाई दे रही थीं। मैं ट्रक से बाहर उतरा और घंटों ड्राइविंग के बाद अकड़े पैरों को फैलाया, लेकिन हवा में कुछ गड़बड़ थी। वो पहाड़ों की ताज़ा खुशबू नहीं थी, बल्कि कुछ पुरानी मिट्टी जैसी गंध थी, जैसे दशकों बाद
किसी तहखाने का दरवाज़ा खोला गया हो। मेरी टॉर्च की रोशनी गैस स्टेशन की दीवारों पर घूमने लगी। खिड़कियां अंदर से लकड़ी से बंद थीं और दरवाज़ा जंग लगी चैन से जकड़ा हुआ था। वह जगह सालों से बंद लग रही थी। तो फिर जीपीएस में यह अभी भी चालू बिजनेस क्यों दिखा रहा था? मैं वापस ट्रेलर की तरफ चला। मेरे अंदर जिज्ञासा और डर दोनों लड़ रहे थे। अंधेरे में डिजिटल लॉक हरे रंग से चमक रहा था और वो खुला हुआ था। क्या वो शुरू से ही खुला हुआ था या मेरे रुकते ही कुछ बदल गया था? मैं ठिठक गया। विक्टर की चेतावनी मेरे कानों में गूंज रही थी। $10,000 सवाल ना पूछने के लिए, $10,000 एमिली के इलाज के लिए। लेकिन अगर ये माल खतरनाक हुआ तो? अगर मैं कुछ गैर कानूनी या उससे भी बदतर चीज ले जा रहा था तो? गहरी सांस लेकर मैंने ट्रेलर का दरवाजा थोड़ा सा खोला और अंदर घुस गया। मेरी टॉर्च की रोशनी में लंबे रेक्टेंगुलर बक्सों की कतार दिखाई दी। कुल 6 बक्से, 3-3 की 2 कतारों में। हर एक लगभग 7 फीट लंबा था और काली लकड़ी से बना था, जो मेरी टॉर्च की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के बजाय उसे सोख रही थी। वो ताबूत थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस बेघर आदमी ने कहा था। मैं सबसे पास वाले ताबूत के करीब गया और अपनी उंगलियां उसकी चिकनी सतह पर फिराने लगा। उसमें ना कोई कील थी, ना कोई स्क्रू था, बस एकदम बेदाग जोड़ था। ऐसा काम जो किसी माहिर कारीगर ने किया हो। ढक्कन पर एक छोटी पीतल की प्लेट लगी थी, जिस पर एक नाम उकेरा हुआ था, एलिजा थॉर्न, 1897 से 1923। अगले ताबूत पर लिखा था सैमुअल विकर, 1878 से 1923। सभी 6 ताबूतों पर अलग अलग नाम लिखे थे, लेकिन हर एक की मौत का साल एक ही था, 1923। आज से पूरे 100 साल पहले। ट्रेलर के बिल्कुल आखिर में एक छोटी मेज पर चमड़े से बंधी एक मोटे रजिस्टर जैसी किताब खुली पड़ी थी। मुझे वो पहले दिखी ही नहीं थी। मैं सावधानी से उसके पास गया और अपनी टॉर्च की रोशनी उसके पीले पन्नों पर डाली। उसमें नाम लिखे थे, दर्जनों नाम, समय के हिसाब से क्रम में। कुछ नाम मुझे पहचान में भी आए, पिछले कुछ सालों की लोकल न्यूज़ में आए मिसिंग पर्सन मामलों से। हर नाम पर एक साफ लाइन खिंची हुई थी। पहली नज़र में वो रंग की स्याही लग रही थी, लेकिन वो स्याही नहीं थी, वो खून था। सबसे हालिया पन्ने के बीच में मुझे एक नाम दिखा, विक्टर क्रेन, 2023। उस नाम पर कोई लाइन नहीं खींची गई थी और उसके आगे मौत की तारीख भी नहीं लिखी थी। उसके नीचे एक खाली लाइन थी, जैसे अगले नाम का इंतजार कर रही हो। अचानक मेरा फोन बज उठा और सन्नाटा टूट गया। मैंने जल्दी जल्दी जेब से फोन निकाला, लगभग गिर ही गया था। टूर का मजा आ रहा है टर्नर? विक्टर की आवाज ठंडी थी, उसमें दोस्ताना अंदाज का नामो निशान नहीं था। ये सब क्या है विक्टर? ये लोग कौन हैं? कौन नहीं, क्या हैं? उसने लंबी सांस ली, जैसे सूखे पत्तों में हवा चलती है। ताबूत पहुंचा दो, वरना वो एमिली को ले लेंगे। उन्हें हमेशा पता चल जाता है। मेरी नसों में जैसे बर्फ जम गई। तुम्हें मेरी बहन का नाम कैसे पता? उसी तरह जैसे मुझे पता है कि वो अभी एशविल मेमोरियल के कमरे नंबर 302 में अकेली है, और मुझे ये भी पता है कि उसका आखिरी कीमो सोमवार को तय है, जो तब तक नहीं होगा जब तक तुम डिलीवरी नहीं करोगे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये मेरे बारे में नहीं है टर्नर। विक्टर की आवाज टूट गई, उसमें बेताबी साफ थी। तुम्हें लगता है मैंने ये सब चाहा था? तुम्हें लगता है हम में से किसी ने भी ये चाहा था? तभी अचानक मेरे दिमाग में एक याद उभर आई। मेरी नहीं, लेकिन इतनी साफ जैसे मैंने खुद जी हो। एक अस्पताल का कमरा, ठंडा और एंटीसेप्टिक की गंध से भरा हुआ। एक छोटी सी लड़की, 8 साल से भी कम उम्र की।
उसका शरीर उसी बीमारी से कमज़ोर हो चुका था जो एमिली को मार रही थी। ट्यूब और तार उसे मशीनों से जोड़े हुए थे जो उसकी धीमी पड़ती धड़कनों के साथ बीप कर रही थी। उसकी पतली कलाई पर एक नेम ब्रेसलेट था, लाया क्रेन। विक्टर उसके बिस्तर के पास खड़ा था। उसकी आस्तीन ऊपर मुड़ी हुई थी। उसकी बाह पर कई काटने के निशान थे, कुछ ताज़ा, कुछ पुराने घावों के निशान थे। उसका हाथ कांप रहा था जब वो अपनी बेटी की आईवी लाइन में काले रंग का तरल इंजेक्ट कर रहा था। और फिर वो दृश्य उतनी जल्दी ही गायब हो गया और मुझे हाफता हुआ छोड़ गया। वो क्या था? तुमने मुझे क्या दिखाया? मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिखाया, उन्होंने दिखाया। वो चाहते हैं कि तुम समझो कि मैं उनकी सेवा क्यों करता हूं। वो हैं कौन? तुम जानते हो, तुम उन्हें पहले ही देख चुके हो। वो दुल्हन और वो लड़का। उन्हें भूख लगी है टर्नर। उन्हें सुबह होने से पहले नॉक्सविल पहुंचना है। मैं धीरे धीरे ट्रेलर के दरवाजे की तरफ पीछे हटने लगा। मैं ये काम नहीं कर रहा, कोई और ड्राइवर ढूंढो। और कोई दूसरा ड्राइवर नहीं है, विक्टर चिल्लाया। तुम्हें क्यों लगता है मैंने तुम्हें क्यों चुना? तुम्हारी बहन उसी कैंसर से मर रही है जो लाया को मार रहा था। उन्होंने वादा किया था कि वो उसे बचा लेंगे और उन्होंने किया, लेकिन हर चीज की कीमत होती है। कौन सी कीमत? ड्राइवर। हर पूर्णिमा पर एक ड्राइवर, कोई ऐसा जो उन्हें उन इलाकों से ले जाए जहां वो खुद नहीं जा सकते। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। वो मजबूर लोगों पर पलते हैं टर्नर, हम जैसे लोगों पर। मैं दरवाजे तक पहुंच गया था, भागने ही वाला था कि तभी मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो पहले नहीं दिखी थी। ताबूतों के ढक्कनों में छोटे छोटे छेद थे और उनमें से अंदर की मिट्टी दिखाई दे रही थी। लेकिन वो सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो हिल रही थी, जैसे उसके नीचे कुछ जाग रहा हो। वो जाग रहे हैं टर्नर। उसकी आवाज में डर साफ था। अभी के अभी ट्रक लेकर निकलो। और कॉल कट गई। मैं वहीं जड़ हो गया और देखता रहा। सबसे पास वाले ताबूत की मिट्टी ऐसे लहराने लगी जैसे गहराई से कुछ ऊपर आ रहा हो। तीसरा नियम मेरे दिमाग में गूंज उठा, अगर इंजन बंद हो जाए तो बस सुबह होने की दुआ करना। लेकिन सुबह होने में अभी कई घंटे थे और मैं अंधेरे में अकेला था, किसी बहुत पुराने, बहुत भूखे अस्तित्व के साथ, जिसे मेरी बहन का नाम तक पता था। मैंने तुरंत ट्रेलर का दरवाजा बंद किया और भागकर अपने ट्रक की तरफ गया। मेरी मुट्ठी में चाबी इतनी कसकर दब गई थी कि हथेली में धंस रही थी। रात की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। मेरी हर सांस धुएं की तरह दिखाई दे रही थी और धुंध उसे ऐसे निकल रही थी जैसे वो खुद जिंदा हो। मेरे पीछे ट्रेलर के अंदर से एक घिसटने की आवाज आई, जैसे किसी ने नाखून ब्लैक बोर्ड पर घसीटे हों। मैंने कांपते हाथों से चाबी इग्निशन में डाली। इंजन एक बार खांसा, फिर दूसरी बार, और फिर अचानक जोर से चालू हो गया। डैशबोर्ड की घड़ी पर समय था 1:47। मतलब सुबह होने में 3 घंटे थे। 3 घंटे ये तय करने के लिए कि इन ताबूतों को पहुंचाना एमिली की जान के बदले सही था या नहीं। मैं फिर से रूट 66 पर आ गया। ट्रक की हेडलाइट्स उस गाढ़े अंधेरे को मुश्किल से काट रही थी जो तारकोल जितना घना था। अब ट्रेलर पहले से भारी लग रहा था, जैसे उसके अंदर की चीजों का सच में वजन बढ़ गया हो। पहाड़ी रास्ते का हर मोड़ ट्रेलर को खींच रहा था, जैसे वो हमें खाई में गिराना चाहता हो। सोचो जेक, मैंने बुदबुदाया और स्टीयरिंग पर अपनी उंगलियां बेचैनी से थपथपाने लगा। कुछ तो सोचो। अगर मैंने ये ताबूत पहुंचा दिए तो नॉक्सविल में जो भी उनका इंतजार कर रहा था उसके लिए मैं दूसरों के साथ गलत करूंगा, और अगर नहीं पहुंचाया तो एमिली मर जाएगी, या उससे भी बुरा,
उन लकड़ी के बक्सों के अंदर जो भी है उसका हिस्सा बन जाएगी। तभी रेडियो फिर से खुद ब खुद चालू हो गया। स्टैटिक के बीच फुसफुसाहटों का एक झुंड उठने लगा, जैसे समुद्र की लहरें हों। शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो आवाजें इंसानों की थीं, या किसी ऐसी चीज की जो कभी इंसान रही हो। मैंने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन फुसफुसाहटें बंद नहीं हुई। अब वो ट्रक के वेंट्स, खिड़कियों, यहां तक कि पूरे फ्रेम से आने लगी थीं। आवाजों का ऐसा शोर जो एक साथ विनती कर रहा था, धमका रहा था और लुभा भी रहा था। आगे सड़क और संकरी हो गई। कभी कभी धुंध हट जाती और ऊपर तारों से भरा आसमान दिखता। आज चांद नहीं था, शायद यही एक छोटी राहत थी। मील नंबर 67 पर इंजन अचानक हिचकने लगा। मेरा दिल जैसे थम गया। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इंजन ने फिर से खांसा, थोड़ा संभला और फिर धीरे धीरे ताकत खोने लगा। स्पीडोमीटर की सुई नीचे गिरने लगी। 50, 40, 30। नहीं नहीं नहीं, मैं बुदबुदाया और बेकार ही एक्सीलरेटर दबाता रहा। ट्रक किसी तरह एक मोड़ पार करके पूरी तरह बंद हो गया। बस गति के सहारे हम सड़क के किनारे एक संकरी जगह पर आकर रुक गए। मेरे दाईं तरफ सीधी खड़ी चट्टान थी और बाईं तरफ इतनी गहरी खाई थी कि उसका तल दिखाई नहीं दे रहा था। घात लगाकर हमला करने के लिए वो बिल्कुल सही जगह थी। मैंने फिर से इग्निशन घुमाने की कोशिश की, लेकिन बस एक कमजोर सी क्लिक की आवाज आई और कुछ नहीं हुआ। तीसरा नियम, अगर इंजन बंद हो जाए तो सुबह होने की दुआ करो। लेकिन सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी थे। मैंने टॉर्च उठाई और ट्रक से बाहर उतरा। पहाड़ों की ठंडी हवा ने मेरे चेहरे पर ऐसे थप्पड़ मारा कि मैं पूरी तरह होश में आ गया। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। ना कोई कीड़े, ना दूर कहीं गाड़ियों की आवाज, पेड़ों में हवा तक नहीं। मैंने बोनट खोला और टॉर्च की रोशनी इंजन पर डाली। ऊपर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन जब मैंने नीचे झुककर देखा, फ्यूल लाइन को साफ साफ काट दिया गया था। डीजल धीरे धीरे नीचे सड़क पर टपक रहा था। यह कोई मशीन की खराबी नहीं थी, यह साबोटाज था। इसे ढूंढ रहे हो? मैं तुरंत पलटा और टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई लगभग 10 फीट दूर खड़े एक आदमी पर जा पड़ी। विक्टर। उसके हाथ में बॉक्स कटर था, जिसकी धार रोशनी में गीली सी चमक रही थी। उसका चेहरा थका हुआ और बिखरा हुआ था, आंखें गहरे गड्ढों में धसी हुई थीं। ये तुमने किया? मैं उसकी तरफ बढ़ा। गुस्सा मेरे अंदर उबल रहा था। तुमने मुझे फंसाया। विक्टर पीछे हट गया और हाथ ऊपर उठा लिए। यह मेरी मर्जी नहीं थी टर्नर, कभी भी मेरी मर्जी नहीं थी। तो फिर किसकी थी? मेरी थी। अचानक मेरे पीछे से आई मधुर और औरत की आवाज, लेकिन उसका लहजा मैं पहचान नहीं पा रहा था। कुछ पुराना सा, जैसे मेरी दादी के पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में होता था। मैं धीरे धीरे पलटा और टॉर्च की रोशनी में ट्रेलर के पास खड़ी एक औरत दिखाई दी। उसने फ्लैपर स्टाइल की ड्रेस पहन रखी थी, जो शायद 100 साल पहले फैशन में रही होगी। उसके किनारों पर लगे मोती रोशनी में चमक रहे थे, जैसे सम्मोहन पैदा कर रहे हों। उसके ऐश ब्लॉन्ड बाल छोटे बॉब कट में थे, जो उसके असामान्य रूप से उभरी हुई गालों की हड्डियों को और भी उभार रहे थे। वो खूबसूरत थी। लिलिथ। नाम अपने आप मेरे होठों पर आ गया। वो मुस्कुराई। उसके दांत बहुत ज्यादा सफेद, बहुत ज्यादा परफेक्ट थे। विक्टर ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है? मैंने नहीं। विक्टर बोलने ही वाला था, लेकिन लिलिथ ने एक उंगली उठाई और वो तुरंत चुप हो गया। मेरा वफादार सेवक, उसने कहा। उसकी नजरें मुझसे हट नहीं रही थी। जब भूख लगती है तो हमारे लिए ड्राइवर ढूंढ कर लाता है। हालांकि ये वाला थोड़ा परेशानी वाला लग रहा है।
उसके आसपास की हवा जैसे मुड़ रही थी, मानो वास्तविकता खुद हल्की हल्की टेढ़ी हो रही हो। जब मेरा दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था, वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसका हर कदम बहुत संतुलित था, जैसे कोई मकड़ी अपने जाले पर चलती है। तुम क्या चाहती हो? मैंने किसी तरह कहा और धीरे धीरे ट्रक की तरफ पीछे हटने लगा। चाहती हूं? इतनी जटिल इच्छाओं के लिए कितना छोटा शब्द है। वो मेरे हाथ की पहुंच से थोड़ा दूर रुक गई। हम जीना चाहते हैं, हम भोजन चाहते हैं और सूरज निकलने से पहले अपने सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचना चाहते हैं। तुम वैम्पायर हो। यह शब्द मेरे मुंह से निकलते ही बेतुका लगा, जैसे बचपन का कोई डरावना किस्सा सच बन गया हो। ललित हंसी। उसकी हंसी टूटते कांच जैसी थी। कितनी प्यारी और सरल व्याख्या है। हम प्यास हैं, हम भूख हैं, हम खुद रात का रूप हैं। हमारे आसपास के अंधेरे से कई आकृतियां निकलने लगी। मील 22 वाली दुल्हन, लेटरमैन जैकेट वाला लड़का और कई और, दर्जन भर से ज्यादा। उनकी आंखें मेरी टॉर्च की रोशनी ऐसे लौटा रही थीं जैसे हेडलाइट में फंसे जानवर हों। आप काफी परेशानी पैदा कर रहे हैं मिस्टर टर्नर। लिलित धीरे धीरे मेरे चारों तरफ घूमने लगी, ताबूतों को देखती हुई, रजिस्टर को पढ़ती हुई। कितनी जिज्ञासा है तुम्हारे अंदर। मुझे जाने दो, मैंने आवाज स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा। कोई और ड्राइवर ढूंढ लो। ओह, लेकिन हमने तो तुम्हें चुना है। तुम्हारी मजबूरी हमें पुकारती है। मरती हुई बहन और एक आदमी जिसकी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई महंगी शराब की खुशबू ले रहा हो। डर खून को और मीठा बना देता है। वो दुल्हन आगे बढ़ी, उसकी खून से सनी ड्रेस सूखे पत्तों जैसी सरसराई। हमें अभी इसका खून पी लेना चाहिए ताकि दूसरों को पता चले जो ज्यादा टांग अड़ाते हैं उनका क्या होता है। धैर्य रखो एलिजा, लिलित ने कहा। मिस्टर टर्नर ने अभी हमारा प्रस्ताव नहीं सुना है। मुझे किसी प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे साथ जुड़ जाओ। उसने मेरी बात काट दी। उसकी आवाज सम्मोहित करने वाली हो गई। एमिली हमेशा जिएगी, अब कोई दर्द नहीं होगा। मेरी बहन का नाम सुनते ही मैं वहीं जम गया। तुम्हें एमिली के बारे में कैसे पता? हम उन सब के बारे में सब कुछ जानते हैं जिन्हें हम चुनते हैं। ललित ने विक्टर की तरफ इशारा किया। हमारे वफादार सेवक से पूछो, हमने उसकी प्यारी लाया के लिए क्या क्या किया। विक्टर की नजरें जमीन पर थीं, कंधे शर्म से झुके हुए थे। उन्होंने उसका कैंसर ठीक कर दिया, उसे फिर से मजबूत बना दिया। और बदले में? मैंने पूछा, जबकि जवाब पहले से जानता था। मैं इनके लिए ड्राइवर ढूंढता हूं, उसने फुसफुसा कर कहा। हर पूर्णिमा की रात को एक। और ड्राइवरों के साथ क्या होता है? मुझे जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। ललित मुस्कुराई और ट्रेलर की तरफ इशारा किया। आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूं। अगर तुम हमें मना करोगे तो तुम्हारी बहन के साथ क्या होगा। मेरे अंदर की हर चेतावनी मुझे भागने को कह रही थी, फिर भी मैं उसके पीछे ट्रेलर तक चला गया। जैसे ही वो और करीब आई, ट्रेलर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। न चाबी की जरूरत पड़ी, न छूने की जरूरत पड़ी। अंदर एक ताबूत बीच में रखा हुआ था, उसका ढक्कन थोड़ा खुला हुआ था। ये है सैमुअल, ललित ने कहा और ढक्कन पूरी तरह खोल दिया। कभी ये भी तुम्हारी तरह था, मजबूर और जिद्दी। अंदर जो था वो मुश्किल से इंसान जैसा दिख रहा था। सूखी त्वचा हड्डियों पर चिपकी हुई थी, आंखें धसी हुई थीं, चेहरा हमेशा की भूख में जमा हुआ था। मैं देख ही रहा था कि उसकी आंखें खुल गईं, बिल्कुल दूध जैसी सफेद और फिर भी जागरूक। उसके होंठ हिले, कोई शब्द बना जो मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन उसने मेरी बहन का नाम फुसफुसाया।
मैं पीछे लड़खड़ा गया। गले में उल्टी जैसा महसूस हुआ। ये पॉसिबल नहीं है। रात में सब कुछ संभव है, ललित ने कहा और ताबूत का ढक्कन धीरे से बंद कर दिया। सैम्यूअल एक चेतावनी है। जो हमारा विरोध करते हैं वो बहुत रचनात्मक तरीके से मारे जाते हैं। वो मेरी तरफ मुड़ी और उसकी आंखें भी अब उसी आंख से चमक रही थीं जो मैंने दूसरों में देखी थी। तुम्हारी बहन का कैंसर बहुत तेज है। डॉक्टर उसे बस कुछ हफ्ते दे रहे हैं, लेकिन हम उसे बचा सकते हैं, जैसे हमने लाया को बचाया। तुम्हें बस हमें नॉक्सविल तक पहुंचा देना है, और फिर मैं भी विक्टर की तरह तुम्हारे लिए शिकार ढूंढूं। सेवक, उसने सुधार किया। और हां, तुम्हारे साथ भी यही डील होगी। हर पूर्णिमा की रात को एक ड्राइवर। तुम्हारी बहन की जिंदगी के लिए छोटी सी कीमत, है ना? मैंने विक्टर की तरफ देखा। उसकी आंखों में खाली निराशा थी और उसकी आस्तीन खिसकने से काटने के निशान साफ दिख रहे थे। अगर मैं मान गया तो यही मेरा भविष्य था, एक गुलाम जो बस उनकी भूख मिटाने के लिए जिएगा। भाड़ में जाओ, मैंने थूकते हुए कहा। ललित का चेहरा सख्त हो गया। उसकी खूबसूरती किसी बहुत पुराने और डरावने रूप में बदल गई। तुम्हारा खेल अब खत्म है मिस्टर टर्नर। उसने दूसरों को इशारा किया और वो मेरी तरफ बढ़ने लगे। इसे पकड़ लो, आज हम इसी का शिकार करेंगे और सुबह से पहले कोई दूसरा ड्राइवर ढूंढ लेंगे। उसी पल मेरे दिमाग में बिजली सी चमकी। मैं यहां से जिंदा नहीं निकलने वाला था। कम से कम अगर मैं उनके नियमों से खेलता रहा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन शायद, बस शायद, मैं खेल ही बदल सकता था। मैं सबसे पास वाले ताबूत पर झपटा और उसके छोटे छोटे हवा के छेद फाड़ने लगा, जब तक कि वो इतने बड़े नहीं हो गए कि मेरा हाथ अंदर जा सके। मेरी उंगलियां मिट्टी में धंस गईं। इसे कोई रोको, ललित चीखी। उसका संतुलन टूट गया। अब देर हो चुकी है। मैंने पूरा ताबूत उलट दिया और उसका सारा अंदर का सामान ट्रेलर के फर्श पर बिखेर दिया। मिट्टी बाहर गिरती चली आई और उसके साथ कुछ और भी। एक सूखा हुआ दिल, काला और किसी अजीब अनजानी ताकत से धड़कता हुआ। उसका असर तुरंत हुआ। एलिजा नाम की वैम्पायर चीख पड़ी और ऐसे घुटनों पर गिर गई जैसे किसी ने उसे जोर से मारा हो। बाकी सब पीछे हट गए और जलती बिल्ली की तरह फुफकारने लगे। उनकी मिट्टी, मैंने अचानक समझते हुए कहा। उन्हें ठीक होने के लिए इसकी जरूरत होती है। तभी विक्टर की पहले कही हुई बात मेरे दिमाग में जुड़ गई। उन्हें सुबह होने से पहले नॉक्सविल पहुंचना है, सिर्फ सूरज से बचने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी मूल कब्रों की मिट्टी चाहिए थी। मैंने तुरंत एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। वो मेरी उंगलियों के बीच ऐसे मरोड़ खा रही थी जैसे जिंदा हो। पीछे हटो, नहीं तो मैं ये सब नष्ट कर दूंगा। ललित का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और एक पल के लिए उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा। उसकी त्वचा सूखे कागज जैसी हो गई और नीचे की खोपड़ी इंसान से कहीं ज्यादा नुकीली हो गई। उसके दांत लंबी सुई जैसे नुकीले दांतों में बदल गए। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, वो गुर्राई। इसके परिणाम, मुझे परिणामों की परवाह नहीं है। मैंने उसकी बात काट दी। मुझे बस यहां से जिंदा निकलना है। तभी एक और चीज मुझे याद आई, मेरी नहीं, लेकिन उसी तरह मेरे दिमाग में डाली गई जैसे विक्टर की बेटी वाली याद थी। एक कोयले की खदान का मुंह, सड़े हुए और झुके हुए लकड़ी के खंभे। विक्टर ललित के सामने घुटनों पर बैठा हुआ भीख मांग रहा था। प्लीज, मेरी बेटी मर रही है, डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे। ललित उसके चारों तरफ ऐसे घूम रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के चारों तरफ घूमता है। हम उसे बचा सकते हैं,
लेकिन हमारी सेवा मुफ्त नहीं होती। विक्टर क्रेन, जब हमें भूख लगेगी तुम हमारे लिए वो लाओगे जो हमें चाहिए। मैं कुछ भी करूंगा, विक्टर रोते हुए बोला। लिलिथ के दांत उसके गले में धंस गए। हमारी सेवा करो या उसे मरते देखो। और वो दृश्य गायब हो गया। लिलिथ मुझे ध्यान से देख रही थी। उसे पता था कि मैंने सब देख लिया है। अब तुम सब कुछ समझ गए हो, उसने धीरे से कहा। जो फैसला विक्टर ने लिया वही फैसला अब तुम्हें लेना है। मैंने अपनी मुट्ठी में पकड़ी मिट्टी को देखा। वो अभी भी अजीब तरह से हिल रही थी। फिर उन ताबूतों को देखा जिनमें कभी इंसान रहे जीव थे, और फिर विक्टर को, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी आत्मा टुकड़ों में बेच चुका था। हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन होता है, मैंने कहा, और मिट्टी को इतनी जोर से दबाया कि वो बेजान गुठली बन गई। एलिजा फिर से चीखी। उसका शरीर सेकंडों में जैसे कई दशक बूढ़ा हो गया। त्वचा सिकुड़ गई, बाल पतले हो गए। बाकी सब और पीछे हट गए। उनकी गैर इंसानी आंखों में अब सचमुच डर था। मैंने अपनी इमरजेंसी किट से टायर आयरन निकाला और उसे हवा में घुमाने लगा ताकि वो पास ना आ सके। मैं अब जा रहा हूं और सूरज निकलते ही तुम सड़ जाओगे। लिलिथ की आवाज अब मधुर नहीं रही। वो जानवर जैसी गुर्राहट बन गई। तुम्हारी बहन तुम्हारा नाम चिल्लाते हुए मरेगी। और आसपास खड़े वैम्पायर फिर से चीख पड़े। हो सकता है, लेकिन तुम पहले मरोगे। टायर आयरन का आखिरी वार करके मैं ट्रेलर से कूदा और सड़क के किनारे के जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। मेरे पीछे अफरा तफरी मच गई। वैम्पायर गुस्से और दर्द में चीख रहे थे। विक्टर कुछ चिल्ला रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। और सबके ऊपर लिलिथ की आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कानों में गूंजने लगी। जंगल ने मुझे निगल लिया। शाखाएं मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और मैं अंधेरे में और गहराई तक भागता गया। ना कोई योजना थी, ना कोई मंजिल थी। मैं बस अपने और उन राक्षसों के बीच जितनी दूरी हो सके उतनी बनाना चाहता था। सुबह होने में 3 घंटे थे और इन पहाड़ों के पार कहीं एमिली इंतजार कर रही थी, बिना ये जाने कि उसकी किस्मत अब रात और दिन के बीच, राक्षसों और इंसानों के बीच झूल रही है। मैं और तेज दौड़ा और पीछा करने की आवाज़ें तेज होती जा रही थी। जंगल अब और घना हो गया था। चीड़ के पत्ते मेरे कदमों को नरम बना रहे थे, लेकिन शाखाएं मेरे चेहरे और बाहों को खरोंच रही थी। मैं अंधाधुंध दौड़ रहा था। बस पहाड़ की ढलान मुझे रास्ता दिखा रही थी। मेरे पीछे गैर इंसानी चीखें पेड़ों के बीच गूंज रही थीं, चट्टानों से टकराकर वापस आ रही थी, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो 20 फीट दूर हैं या 200 फीट। मेरे फेफड़े जल रहे थे। हर सांस में चीड़ की गंध थी। मेरे हाथ में पकड़ा टायर आयरन हर कदम के साथ भारी होता जा रहा था, लेकिन मैं उसे ऐसे पकड़े था जैसे वो कोई ताबीज हो, उस खौफनाक रात के खिलाफ मेरा एकमात्र हथियार हो। मैं झाड़ियों को चीरकर एक छोटी खुली जगह में पहुंचा और नीचे बैठकर हांफने लगा। इस ऊंचाई पर पहाड़ की हवा पतली थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऊपर तारे घूमते दिख रहे थे, बस इतनी रोशनी दे रहे थे कि मेरी सांस का धुआं दिख सके। तभी मेरे बाईं तरफ झाड़ियों में कुछ सरसराया। मैं तुरंत जम गया। मेरी मांसपेशियां तन गई और अचानक सरसराहट रुक गई। फिर एक आवाज आई जिसने मेरे खून को बर्फ बना दिया। धीमी, सोच समझकर की गई सूंघने की आवाज, जैसे कोई शिकारी गंध पकड़ रहा हो। मैंने धीरे धीरे अपना सर उस दिशा में घुमाया। पेड़ों के बीच अंधेरे में मुझे 2 आंखें चमकी जो तारों की रोशनी लौटा रही थी। वो वैम्पायर की लाल चमक नहीं थी, बल्कि किसी जानवर की हरी चमक थी। फिर एक माउंटेन लायन उसी खुली जगह में आया। उसका भूरा शरीर
तारों की रोशनी में चांदी जैसा चमक रहा था और वो मेरी उम्मीद से कहीं बड़ा था। हम दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, शिकारी और शिकार दोनों ही इस मुलाकात से हैरान। तभी मेरे पीछे जंगल से एक गैर इंसानी चीख गूंजी। माउंटेन लायन के कान तुरंत सर से चिपक गए। वो फुफकारा, पीछे हटा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। शिकारी भी उस चीज से डर रहे थे जो मेरा पीछा कर रही थी। मैं फिर से दौड़ पड़ा, अब छिपने की कोशिश छोड़कर सिर्फ रफ्तार पर भरोसा कर रहा था। मेरे पैरों के नीचे की जमीन नरम मिट्टी से बदलकर ढीले पत्थरों में बदल गई। मैं फिसला, हाथ हवा में घूमे और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। टायर आयरन मेरे हाथ से छूट गया। पत्थरों से टकराता हुआ खाई के किनारे से नीचे गिर गया। मैं नए लगे घावों की जलन को नजरअंदाज करते हुए हाथों और घुटनों के बल आगे बढ़ा। ढीले पत्थरों के बाद अचानक जमीन खत्म हो गई और लगभग 30 फीट ऊंची चट्टान आ गई। नीचे एक संकरी पहाड़ी सड़क अंधेरे में सांप की तरह मुड़ती जा रही थी। उस सड़क पर करीब 1/4 मील दूर मेरा ट्रक खड़ा था। नीचे से आवाजें ऊपर आ रही थी। ललित की मधुर आवाज आदेश दे रही थी, चारों तरफ फैल जाओ, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मुझे वो जिंदा चाहिए। मैं चट्टान पर बिल्कुल चिपक कर लेट गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वो लोग सुन लेंगे। सड़क पर आकृतियां चल रही थीं। वो दुल्हन, लेटरमैन जैकेट वाला लड़का और कई और जिन्हें मैंने पहले ठीक से नहीं देखा था। वो बहुत तेज और अजीब सी लय के साथ चल रहे थे। उनमें से एक मेरे ठीक नीचे रुक गया। फिर उसका सर ऐसे झुका जैसे वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। वो वही लड़का था। उसकी लेटरमैन जैकेट पर पास के किसी हाई स्कूल का निशान लगा था। कितने समय से वो 17 साल का ही बना हुआ था। कितने दशकों से वो इन पहाड़ियों में शिकार कर रहा था। उसने हवा सूंघी और फिर ऊपर देखा। मैंने सांस रोक ली और खुद को जमीन से और कसकर चिपका लिया। जेसन! सड़क के नीचे की तरफ से ललित की आवाज आई, इधर आओ, मुझे खून मिला है। वो लड़का, जेसन, एक पल के लिए रुका और फिर मुड़कर अपनी मालकिन की आवाज की तरफ बढ़ गया। मैंने धीरे से सांस छोड़ी। स्थिर रहने की कोशिश में मेरी मांसपेशियां कांप रही थी। वो मेरी गंध से मेरा पीछा कर रहे थे, मेरे घावों के निकले खून की गंध से। मुझे आगे बढ़ना था, पानी ढूंढना था ताकि अपनी गंध छिपा सकूं। लेकिन पहले मुझे इस चट्टान से नीचे उतरना था। वह चट्टान बहुत खड़ी थी, लेकिन पूरी तरह सीधी नहीं थी। मैं धीरे धीरे उतरने लगा, हर पकड़ को पहले जांचता, फिर अपना वजन डालता। आधे रास्ते पर मेरा पैर फिसल गया। मेरे जूते के नीचे से कंकड़ गिरने लगे और नीचे सड़क पर बारिश की तरह टकराने लगे। मैं तुरंत रुक गया और चट्टान को कसकर पकड़ लिया। मैंने सांसें रोकी, लेकिन नीचे से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ललित को जो झूठा निशान मिला था, उसका पीछा करते हुए वो आगे बढ़ चुके थे। जब आखिरकार मेरे पैर सड़क पर पड़े तो एक पल के लिए राहत मिली, लेकिन तुरंत चिंता ने उसकी जगह ले ली। मैं वहां बिल्कुल खुले में था, हर दिशा से दिखाई देने वाला था। मेरा ट्रक सड़क पर लगभग 1/4 मील दूर खड़ा था। अगर मैं वहां पहुंच जाऊं और फ्यूल लाइन ठीक कर दूं तो मैं बचकर निकल सकता था। मेरे दिमाग में एक योजना बनने लगी। मैं सड़क के किनारे किनारे पेड़ों के पास रहकर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने मोड़ पार किया, मेरा ट्रक साफ दिखाई देने लगा। ट्रेलर के दरवाजे खुले हुए थे और पहाड़ी हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। विक्टर या वैम्पायरों का कहीं पता नहीं था। मैं सावधानी से आगे बढ़ा। ट्रक का कैबिन खाली था और चाबी अभी भी इग्निशन में लगी थी। बोनट खुला हुआ था और कटी हुई फ्यूल लाइन साफ साफ दिखाई दे रही थी। डीजल अभी भी धीरे धीरे सड़क पर टपक रहा था।
खुले ट्रेलर के अंदर से सरसराहट की आवाज आ रही थी। मिट्टी हिल रही थी, जैसे उसके नीचे कुछ चल रहा हो। मैंने अंदर झांका। ताबूत वैसे ही पड़े थे जैसे मैंने छोड़े थे, और उनकी कीमती मिट्टी ट्रेलर के फर्श पर बिखरी हुई थी। एक कोने में मिट्टी का छोटा ढेर था जो एक लय में धड़क रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। मैं पीछे हट गया और दोनों दिशाओं में सड़क देखने लगा। मुझे जल्दी से कुछ करना था। मेरी इमरजेंसी किट में मुझे एक रबर की पाइप मिली जो फ्यूल लाइन के कटे हुए सिरों पर फिट की जा सकती थी। उसे डक्ट टेप से सील किया जा सकता था। वो परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं होता, लेकिन इतना काफ़ी होता कि ट्रक फिर से चल सके। मैं तेजी से काम करने लगा। मेरी उंगलियां ठंड और डर से सुन्न हो रही थीं। अस्थायी मरम्मत आकार लेने लगी। डीजल मेरे हाथों में लग गया। उसकी तेज गंध रात की चीड़ वाली खुशबू को काट रही थी। तभी मेरे दाईं तरफ जंगल में एक टहनी टूटी। मैं तुरंत जम गया और धीरे से सर घुमाया। पेड़ों के बीच अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे पता है तुम वहां हो, मैंने आवाज लगाई, हालांकि अंदर से मैं कांप रहा था। अभी के अभी सामने आओ। जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। फिर अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। कोई वैम्पायर नहीं, विक्टर। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें डर और थकान से धसी हुई थीं। जहां लिलित ने उसका खून पिया था, वहां उसका कॉलर खून से सना हुआ था। वो तुम्हें मार देंगे, उसने सीधी आवाज में कहा। तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है, मैंने जवाब दिया और अपना काम जारी रखा। बस तुम भूल गए हो कि उसे ढूंढना कैसे है। वो हंसा। उसकी हंसी एकदम खाली और बेजान थी। तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की? वो हमेशा जीतते हैं टर्नर, हमेशा। तो फिर तुम यहां क्यों आए हो? मुझे चेतावनी क्यों दे रहे हो? विक्टर थोड़ा और करीब आया। उसकी चाल अजीब थी, जैसे किसी कठपुतली की डोर उलझ गई हो। क्योंकि मुझे याद है उम्मीद होना कैसा लगता है। मैंने मरम्मत पूरी की और आखिरी डक्ट टेप कसकर लपेट दी। अभी देर नहीं हुई है, मेरी मदद करो, हम मिलकर उनसे लड़ सकते हैं। विक्टर की हंसी खांसी में बदल गई। किससे लड़ सकते हैं? वो बहुत पुराने हैं टर्नर, बहुत ताकतवर हैं। हर चीज मरती है, मैंने कहा और बोनट जोर से बंद कर दिया। अमर भी मरते हैं। विक्टर की आंखें जंगल की तरफ गईं और फिर वापस मेरी तरफ आईं। वो वापस आ रहे हैं, तुम्हारे पास बस कुछ मिनट हैं। तो मेरी मदद करो, अपनी बेटी के लिए, एमिली के लिए। विक्टर की बेजान आंखों में कुछ चमका। पूर्व की तरफ 3 मील दूर एक घाटी है। सुबह होते ही सबसे पहले वहां सूरज की रोशनी पड़ती है। अगर तुम वहां पहुंच गए, मेरे साथ चलो विक्टर, मैंने कहा। विक्टर ने सर हिलाया और अपनी आस्तीन ऊपर की। उसकी कलाई से कंधे तक दर्जनों काटने के निशान थे। मैं उनका हूं, शरीर और आत्मा दोनों। लेकिन तुम? उसने जेब से एक जिप्पो लाइटर निकाला और मेरी हथेली में रख दिया। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तभी जंगल से एक चीख उठी। लिलित समझ चुकी थी कि उसे धोखा दिया गया है। उस चीख का जवाब कई और आवाजों ने दिया, गैर इंसानी आवाजों का झुंड जो हमारी तरफ बढ़ रहा था। जाओ टर्नर, विक्टर ने मुझे ट्रक की तरफ धकेलते हुए कहा। पूर्व की तरफ, उस घाटी की तरफ। किसी भी चीज के लिए मत रुकना। मैं ट्रक में चढ़ गया। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैंने चाबी घुमाई। इंजन एक बार, फिर दूसरी बार खांसा और फिर जोर से चालू हो गया। विंडशील्ड से मैंने विक्टर को देखा।
वो हेडलाइट्स के सामने खड़ा था, एक टूटा हुआ आदमी जो आखिरी बार विद्रोह कर रहा था। और तुम? मैंने खिड़की से चिल्लाकर पूछा। विक्टर मुस्कुराया। उसके बर्बाद चेहरे पर वो मुस्कान बहुत डरावनी लग रही थी। मैं तुम्हें समय दिलाऊंगा। वो जंगल की तरफ मुड़ा और उसी वक्त पहला वैम्पायर बाहर आया। जेसन, वही हमेशा 17 साल का रहने वाला लड़का। उसकी आंखें भूख और गुस्से से जल रही थी। मैंने ट्रक गियर में डाला और एक्सीलरेटर दबा दिया। टायर सड़क पर चीख उठे। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा विक्टर वहीं खड़ा था जब वैम्पायर उस पर टूट पड़े। सड़क अचानक मुड़ गई और वो दृश्य मेरी नजर से गायब हो गया। मैं फिर से अकेला था, रात के खिलाफ, ऐसे जीवों के खिलाफ दौड़ता हुआ जिन्हें मेरे जैसे शिकार को पकड़ने का सदियों का अनुभव था। ट्रक का इंजन पहाड़ी चढ़ाई पर जोर लगा रहा था। मेरी अस्थायी मरम्मत अभी भी टिकी हुई थी, लेकिन कब तक? कैब के अंदर डीजल की तीखी गंध भर गई थी, इतनी तेज कि मेरा सर चकराने लगा। खतरे के बावजूद मैंने खिड़की थोड़ी सी खोल दी। मुझे सोचने के लिए साफ हवा चाहिए थी। पूर्व की तरफ घाटी, यहां से 3 मील दूर। अगर सड़क ठीक रही तो इस रफ्तार से लगभग 15 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर मरम्मत टिकी रही तो, अगर वैम्पायर पहले मुझे ना पकड़ ले तो। इसमें बहुत सारे अगर थे। पीछे ट्रेलर डगमगा रहा था और उसके खाली ताबूत ऐसे खड़क रहे थे जैसे कब्र में हड्डियां हों। तभी अचानक सड़क पर एक आकृति दिखाई दी। दुल्हन, एलिजा। उसकी खून से सनी शादी की ड्रेस मेरी हेडलाइट्स में भूत जैसी चमक रही थी। वो सीधे मेरे रास्ते में खड़ी थी और उसके चेहरे पर ऐसा गुर्राता भाव था जिसमें सुई जैसे दांत दिखाई दे रहे थे। मैंने स्पीड कम नहीं की। ट्रक ने उसे 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टक्कर मारी। एक जोरदार धमाका हुआ और उसका शरीर मेरी हेडलाइट से बाहर अंधेरे में जा गिरा। मैं चलता रहा, स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़े हुए कि उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। साइड मिरर में मैंने देखा वो सड़क से उठ रही थी। उसके हाथ पैर अजीब झटकों के साथ सीधे हो रहे थे। वो ना मरी ना घायल हुई, वो बस गुस्से में थी। पूर्व के आसमान में अभी भी अंधेरा था, लेकिन सुबह से पहले रात अक्सर सबसे ज्यादा अंधेरी लगती है। मैंने घड़ी देखी, 5:17 हो रहे थे। सूरज निकलने ही वाला था। तभी अचानक ट्रक का इंजन हिचकने लगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बुदबुदाया और एक्सीलरेटर जोर से दबाया। इंजन खांसा, थोड़ा संभला और फिर से ताकत खोने लगा। मेरी मरम्मत जवाब दे रही थी। डक टेप वाले जोर से डीजल फिर से लीक हो रहा था। ट्रक किसी तरह आगे बढ़ रहा था। स्पीड गिरती जा रही थी। मेरे पीछे अंधेरे से चीखें उठी। वो आ रहे थे। उन्हें पता था कि मैं कमजोर हूं। ट्रक कांप रहा था, उस आखिरी पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हुए जिसके पार विक्टर ने घाटी बताई थी। अब वो मुझे दिखाई दे रही थी। पहाड़ों के बीच एक गहरी घाटी जो आसपास की चोटियों से थोड़ी उजली लग रही थी। और फिर इंजन आखिरी बार हिचका और पूरी तरह बंद हो गया। गति के सहारे ट्रक कुछ दूर आगे और गया और फिर रुक गया। पहाड़ी की चोटी से बस 100 फीट दूर। उस पहाड़ी के पार घाटी थी, सुरक्षा थी और सूरज की रोशनी थी। मैं एक पल वहीं बैठा रहा। पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। बस ठंडे होते इंजन की टिक टिक की आवाज आ रही थी। फिर मेरे पीछे से दौड़ते कदमों की आवाज आई, इतनी तेज कि इंसानी नहीं, इतनी ज्यादा कि गिनी नहीं जा सकती। सोचने का समय नहीं था। मैंने जेब से विक्टर का लाइटर निकाला और जल्दी से ट्रक से बाहर कूद गया। फ्यूल टैंक का ढक्कन ड्राइवर साइड पर था। मैंने कैप खोली। डीजल की तेज गंध मेरी नाक में भर गई।
सड़क के मोड़ से वैम्पायर दिखाई दिए, दर्जन भर से ज्यादा, और सबसे आगे लिलित थी। उसका चेहरा, जो कभी खूबसूरत था, अब किसी बहुत पुराने और डरावने रूप में बदल गया था। त्वचा खोपड़ी पर कसकर चिपकी हुई थी, आंखों में अपवित्र आग जल रही थी। अब भागने की कोई जगह नहीं बची, मिस्टर टर्नर, उसने कहा। उसकी आवाज अभी भी मधुर थी, भले ही उसका रूप राक्षसी हो गया था। मैं ट्रक से पीछे हटते हुए पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ा। मैंने हाथ में लाइटर कसकर पकड़ा हुआ था। पीछे रहो, लिलित हंसने लगी। तुम हम सब से लड़ोगे? आखिरकार विक्टर ने भी समझ लिया था कि विरोध बेकार है। वो कहाँ है? मैंने पूछा, हालांकि जवाब मुझे पता था। उसका खून पी लिया गया है, उसका पूरा शरीर खाली कर दिया गया है। उसे उसकी बगावत की कीमत चुकानी पड़ी। वो थोड़ा और करीब आई, बाकी वैम्पायर उसके पीछे फैल गए। लेकिन उसकी बेटी जिएगी, जैसा हमने वादा किया था, और तुम्हारी बहन भी, अगर तुम अभी आत्मसमर्पण कर दो। मैंने एमिली को याद किया, अस्पताल के कमरे में अकेली, उस ताबूत के अंदर की चीज जिसने उसका नाम फुसफुसाया था, और विक्टर जो सालों की गुलामी से टूट चुका था। मैं कोई सौदा नहीं करने वाला, मैंने कहा, और लाइटर जला दिया। सुबह से पहले के अंधेरे में छोटी सी लौ नाच रही थी। मैंने उसे ऊपर उठाया, मेरे हाथ में जैसे एक छोटा सूरज था। तुम्हें लगता है इससे कुछ होगा? लिलित हंसी। हमें थोड़ी आग से डर नहीं लगता। आग से नहीं, लेकिन उससे लगेगा जो ये जलाएगी। मैंने लाइटर ट्रक की तरफ फेंक दिया, खुले फ्यूल टैंक की तरफ, और उस डीजल की लकीर की तरफ जो सड़क पर बह रही थी। अचानक रोशनी और गर्मी का गुब्बार फट पड़ा। आग का गोला ट्रक को निगल गया और धमाके की ताकत ने मुझे पीछे फेंक दिया। मैं पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे घाटी की तरफ गया। धमाके की आवाज से मेरे कान गूंज रहे थे। आग की गर्जना के ऊपर गैर इंसानी दर्द भरी चीखें उठी। मैंने आग में तड़पती परछाइयां देखी। उनके अमर शरीर आखिरकार किसी ऐसी चीज से टकरा गए थे जिससे वो खुद को फिर से नहीं बना सकते थे। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और आधी अंधी आंखों से घाटी की तरफ दौड़ पड़ा। मेरे पीछे जलता हुआ ट्रक रात को रोशन कर रहा था। धमाके में ट्रेलर फट गया था और बाकी ताबूत और उनकी मिट्टी पहाड़ पर बिखर गई थी। मेरे सामने घाटी फैल गई। पूर्व का आसमान गहरे नीले रंग में बदल रहा था। वो सुबह की पहली आहट थी। मैं ओस से भीगी घास पर गिर पड़ा। मेरे फेफड़े जोर से चल रहे थे। मांसपेशियां थकान और एड्रेनलिन से कांप रही थी। फिर ऊपर पहाड़ी पर कुछ हिला और मेरी नजर उधर गई। वो लिलित थी। उसके कपड़ों से धुआं उठ रहा था और उसका परफेक्ट चेहरा आधा पिघल चुका था। उसके पीछे 3 और थे, जैसन, एलिजा और एक जिसे मैं पहचान नहीं पाया। वो लोग बच गए थे। तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया, लिलित ने चिल्लाकर कहा। उसका मुंह जल चुका था, आवाज विकृत हो गई थी। सदियों का अस्तित्व, मेरे बच्चे, हमारा ठिकाना, सब तबाह कर दिया। मैं पीछे हटने लगा, हथियार ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन बस घास और मिट्टी मिली। मेरे पास मत आना, वरना क्या? वो गुर्राई और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा मिस्टर टर्नर, न ट्रक, न आग, न उम्मीद। वो सही थी, मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय। अचानक पूर्व का आसमान रोशनी से जल उठा। सामान्य सुबह की धीमी रोशनी नहीं, बल्कि पहाड़ों के बीच से निकलती एक तेज, चकाचौंध कर देने वाली धूप। वो रोशनी घाटी पर ऐसे गिरी जैसे कोई ताकत टकराई हो, और ओस से भीगी घास
हीरे की तरह चमक उठी। लिलित चीखी। इस बार डर से वो भागने को मुड़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। धूप उस पर पड़ी और मेरी आंखों के सामने उसकी त्वचा काली पड़ने लगी और जलते कागज की तरह फटने लगी। बाकियों का भी यही हाल हुआ। उनके अमर शरीर अब अपनी मिट्टी से दूर थे। वो दिन की शुद्ध रोशनी सह नहीं पाए और ठीक से जले भी नहीं। वो बिखरने लगे, बाहर से अंदर तक राख बन गए। उनकी चीखें फुसफुसाहट में बदली और फिर पूरी तरह खत्म हो गई। कुछ ही सेकंड में बस राख के ढेर रह गए जो सुबह की हवा में उड़ने लगे। मैं धूप से भरी घाटी में बैठा था, थकान और राहत से कांप रहा था। मेरे ऊपर पहाड़ी पर ट्रक अब भी जल रहा था। काला धुआं आसमान में उठ रहा था। जल्दी ही अधिकारी जांच के लिए आएंगे। मुझे उन्हें बताने के लिए एक कहानी चाहिए होगी जिस पर वो विश्वास कर सके। लेकिन अभी मैं बस सांस ले रहा था। अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी महसूस कर रहा था, ये जानते हुए कि मैं उस खौफनाक रात से बच गया था और एमिली के पास अभी भी एक मौका है। कुछ रास्ते सिर्फ एक ही दिशा में जाते हैं। मैंने ब्लड हॉलो को अंधेरे में पार किया था और वहां से रोशनी में बाहर निकला था। अब आगे जो भी होगा उसका सामना रोशनी में होगा, अंधेरे में नहीं। मैंने अपना फोन निकाला और हैरान हुआ कि वो अभी भी काम कर रहा था। अभी सिग्नल नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं पहाड़ से नीचे जाऊंगा सब बदल जाएगा और मैं एमिली के पास लौट सकूंगा। सूरज ऊपर चढ़ता गया और रात की आखिरी धुंध भी खत्म हो गई। घाटी अपनी साधारण सुंदरता में सामने आ गई। मैं खड़ा हुआ, मेरी मांसपेशियां दर्द से करहा रही थीं और मैं पूर्व की ओर, नॉक्सविल की ओर, अपने घर की तरफ चल पड़ा। मेरे पीछे अमेरिका से भी पुराने जीवों की राख सुबह की हवा में उड़ रही थी और उसी धूल में लौट रही थी जहां से हर जीवन आता है और जहां से कुछ चीजों को कभी वापस नहीं आना चाहिए।